नीम करौली एक छोटे से गांव में सुरेश अपनी पत्नी और अपने 10 वर्षीय बच्चे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अपने बेटे रोहन के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी जमींदार के घर काम करती थी और खुद किसी और के खेत में काम करता था। यूं तो हमेशा सर्दियों के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल सर्दी के साथ साथ बारिश का भी कहर अपने चरम पर था। दिन हो या रात, लोग बारिश और ठंड के कहर से बेहद परेशान थे। देख रही हो सीमा, इस साल कितनी ज्यादा ठंड और बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश और ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैरों में ठंड के मारे जकड़न होने लगती है। इतनी ज्यादा ठंड और बारिश में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। न जाने इस साल की सर्दी कैसे कटेगी। हाँ सुरेश, इस साल तो ठंड के साथ साथ बारिश भी अपना कहर ढा रही है। न जाने हम गरीबों का क्या होगा। तभी उनका बेटा रोहन अपने पिता से बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ आज खेत पर जाना चाहता हूँ। मुझे भी देखना है कि आप खेत पर कैसे काम करते हैं। नहीं रोहन, बाहर बहुत ठंड है। इतनी सर्दी में बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहो। घर के अंदर रहोगे तो सुरक्षित और गर्म रहोगे। ठंड में बाहर घूमना सही नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और बाहर मत जाओ। नहीं बाबा, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। ले चलो ना मुझे भी। माँ बाबा से कहो ना कि मुझे भी खेत पर ले जाए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या होता है और आपकी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे भी साथ ले चलो ना बाबा। चलो रोहन बेटा, जिद मत करो। बाहर बहुत ठंड है और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा सके। एक तो वैसे भी सेठ ने इस महीने के पैसे नहीं दिए हैं। न जाने इस हफ्ते घर का राशन कैसे आएगा। इसीलिए मेरी बात मानो और घर के अंदर ही रहो। राशन खत्म हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं बताना चाहती थी, लेकिन हर बार तुम्हारी परेशानियां देखकर रुक जाती। घर में आटा बस 2 दिन का बचा है। दाल तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और सब्जियां तो पिछले हफ्ते से घर में नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद सेठ जी परसों तक पैसे दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने कुछ नहीं कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम क्या खाएंगे? ऊपर से अगर रोहन बीमार पड़ गया तो हालत और बिगड़ जाएगी। कल सुबह मैं सेठ जी से बात करने जाऊंगा। सुरेश की चिंता और बढ़ गई थी। ठंड और बारिश ने पहले ही जिंदगी को मुश्किल बना रखा था और अब राशन खत्म होने की बात ने उसे भीतर से झकझोर दिया। बाबा, अगर पैसे नहीं हैं तो हम खेत से कुछ ला सकते हैं। क्यों ना जैसे पिछली बार आप गेहूं लेकर आए थे और मम्मी ने रोटियां बनाई थी, इस बार भी ऐसा कर सकते हैं। बेटा, वो गेहूं तो पिछले साल ही बेच दिया था। उसी से तो कर्ज चुकाया था। इस बार की फसल तो पहले ही खराब हो गई है। ऊपर से ठंड और बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सुरेश एक बात सोच रही थी, क्या हम सरपंच जी से मदद मांग सकते हैं? उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का भरोसा दिया था। अगर वह मदद कर दे तो कुछ दिन के लिए इंतजाम हो जाएगा। सीमा और सुरेश ने तय किया कि अगला कदम सरपंच जी से मदद मांगने का होगा। उनका बस यही प्रयास कि किसी तरह परिवार को इस संकट से उभारा जाए। सर्दी और भूख की मार से परेशान सुरेश ने सरपंच से मदद मांगने का फैसला किया। उसने सीमा और रोहन को घर पर रहने को कहा और खुद सरपंच के घर की ओर निकल पड़ा। सुरेश अपने घर से धीरे धीरे सरपंच जी के घर की ओर चल पड़ा। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही सन्नाटा था। हवाएं तेज चल रही थीं, ठंडी इतनी कि रूह तक को छू जाए। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था, जिससे दूर तक कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था।
हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। रास्ते में पेड़ों की सरसराहट और सूनी गलियों की खामोशी माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। आसमान में सूरज ढल चुका था और अंधेरे ने धीरे धीरे पूरे माहौल को अपने आगोश में ले लिया था। सुरेश के कदम धीमे जरूर थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसे आज हर हाल में सरपंच जी से मिलना था। अरे सुरेश, तुम इस वक्त यहाँ कैसे, वो भी इतनी सर्दी में? सरपंच जी, हमारी हालत बहुत खराब है। घर में राशन खत्म हो गया है। ठंड और बारिश की वजह से काम भी नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ मदद कर दें तो भगवान आपका भला करे। सुरेश, यह मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही समझो। तुम गरीब लोगों की आदत हो गई है, जब मन किया चले आते हो भीख मांगने। ऐसा मत कहिए सरपंच जी। मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। बस कुछ दिनों का राशन मिल जाए तो हम सब। चुप कर, गरीब हो तो अपनी गरीबी में जीना सीखो। यहाँ आकर रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, निकलो यहाँ से। सरपंच जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सुरेश की यह बात सुनकर सरपंच को गुस्सा आ गया। पठान, इसे बाहर निकालो और आइंदा इसे मेरे घर में मत घुसने देना। सरपंच ने नौकर से सुरेश को मारकर बाहर निकलवा दिया। सुरेश भारी मन से अपने घर की ओर लौट पड़ा। सुरेश भारी मन से सरपंच के घर से लौट रहा था। आसमान में बादल और गहरे हो गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ते में सुरेश पूरी तरह से भीग गया। सर्द हवा और बरसते पानी ने उसे और भी कमजोर कर दिया। कांपते हुए कदमों से वह किसी तरह अपने घर के लिए पहुंचा। घर पहुंचकर सुरेश ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने गीले कपड़ों में ही लेट गया। थकान और निराशा से घिरा सुरेश तुरंत सो गया, मानो उसके पास अब सोचने की ताकत भी न बची हो। अगली सुबह जब सीमा सुरेश को जगाने गई तो उसने देखा कि सुरेश बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। बार बार आवाज देने पर भी सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेश उठिए, देखिए सूरज निकल आया है। सुरेश जी, आप सुन रहे हैं, उठिए ना। लेकिन सुरेश हमेशा के लिए शांत हो चुका था। ठंड और भूख ने उसकी जान ले ली थी। सीमा की चीख पूरे घर में गूंज उठी है। भगवान, ये क्या हो गया? हमें किसके सहारे छोड़ दिया आपने सुरेश? तभी राजू अपनी माँ की आवाज सुनकर वहां आया और अपने पिता को ऐसा देखकर पूरी तरह टूट गया। सीमा और उसका बेटा राजू गहरे शोक में डूब गए। राजू अपने पिता की याद में लगातार रो रहा था। माँ बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए? उन्होंने कहा था सब ठीक हो जाएगा। अब कौन हमारी मदद करेगा? सुरेश के जाने के बाद अब न उनके पास खेत था, न पैसा और न ही घर में राशन। हर पल सुरेश की याद उन्हें सताती रहती। भूख और ठंड ने उनके जीवन को और मुश्किल बना दिया था। एक दिन जमींदार अपने 2 नौकरों के साथ सीमा के घर पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से और अभिमान से भरा हुआ था। जमींदार साहब, आप यहाँ कुछ कहिए, क्या बात है? बात यह है सीमा कि तुम्हारा कर्ज अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। मैंने तुम्हें पहले ही 7 दिन का समय दिया था।
और अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। जमींदार साहब, हमसे जो बन पाता है हम कर रहे हैं, पर अभी तक पैसे नहीं जुटा पाए। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। सीमा, मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन का समय देता हूँ। अगर 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जमींदार के यह कहते ही सीमा का दिल जैसे टूट गया। उसका पति पहले ही उसकी जिंदगी से जा चुका था। अब वह अकेली थी और हालात से लड़ने के लिए मजबूर सीमा घर के कोने में बैठी सोच रही थी कि अब क्या करेगी। उसकी आंखें बार बार अपने सने घर और टूटे हुए दिल की ओर चली जाती। हे बजरंगबली, मैंने और मेरे सुरेश ने सच्चे मन से आपकी सेवा की, दिन रात आपकी भक्ति की। फिर भी आपने मेरे सुरेश को मुझसे छीन लिया, उसे अपने पास बुला लिया। अब देखो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। उसकी आंखों में आंसू हैं और पेट में आग। अगर उसे कुछ हो गया, भूख से या तकदीर से, तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और फिर शायद कोई भी माँ कभी भी आप पर भरोसा नहीं कर पाएगी। अभी एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर सीमा की बचपन की सहेली सुमन खड़ी थी। सुमन जो बरसों पहले इस गांव को छोड़ शहर चली गई थी, अब वह एक अमीर औरत बन चुकी थी। सीमा उसे देख के हैरान रह गई। सुमन दीदी, आप यहाँ इतने सालों बाद? हाँ सीमा, मुझे तुम्हारे हालात के बारे में पता चला। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। सुमन की यह बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू भर आए। दीदी, मैं बहुत मजबूर हूँ। जमींदार ने 7 दिन का वक्त दिया है कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन मेरे पास ना खेत है ना पैसा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सुमन ने तुरंत अपनी पर्स से एक मोटी रकम निकाली और सीमा के हाथों में रख दी। सीमा, यह पैसे लो। अपनी माँ को मैं अपना परिवार मानती थी और तुम मेरे लिए बहन जैसी हो। जाकर जमींदार का कर्ज चुका दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीदी, आपने मुझे और मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है। मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। अगले ही दिन सीमा जमींदार के घर पहुंची और कर्ज चुका दिया। जमींदार यह देखकर हैरान रह गया। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? यह मेरे परिवार के लिए किसी फरिश्ते का तोहफा है। आपको आपके पैसे मिल गए ना? बस अब मुझे चैन से जीने दीजिए। इतना कहकर सीमा ने वहां से विदा ली। अब उसके पास न केवल जमींदार के कर्ज से आजादी थी, बल्कि सुमन जैसी सहेली का साथ भी था, जिसने उसकी जिंदगी को नई रोशनी दी। सीमा ने अपने पास बचे हुए थोड़े से पैसों से एक समोसे की दुकान शुरू की, ताकि वह कुछ पैसे कमा सके। ग्राहकों के अच्छे समर्थन के कारण उसकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आमदनी ठीक होने के बाद उसने अपने बेटे को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। हालांकि वह अब भी अपने पति को हर पल याद करती थी और उसकी कमी महसूस करती थी। कुछ सालों बाद सीमा का बेटा रोहन अब बड़ा हो गया था। एक दिन वह घर आया और उसने गर्व से कहा, माँ, अब से आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अब एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO बन गया हूँ। अब आप बस आराम करें। यह सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आज तूने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। मुझे तुझ पर गर्व है। आखिरकार सीमा और उसके बेटे का जीवन खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आई है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी कहानियों से जुड़े रहिए।